अभी हाल ही में गूगल की नई अपडेट आई है, गूगल कोर अपडेट 2024 के नाम से। और इसमें काफ़ी सारे ऐसे वेबसाइट्स या ब्लॉग्स को रिमूव करने की बात की गई है जिस पर लो क्वालिटी कंटेंट होगा या स्पैमी कंटेंट होगा। अब आप में से हो सकता है कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है लो क्वालिटी कंटेंट है क्या, ये गूगल किस तरह कंटेंट को स्पैमी कंटेंट मान रहा है। इस वीडियो में रियल एग्जांपल के साथ मैं समझाऊंगा, हर एक पॉइंट को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप इस चीज़ को डिसाइड कर पाओ कहीं आपके ब्लॉग या वेबसाइट पे भी तो स्पैमी कंटेंट नहीं है। अब ये मेरी वेबसाइट का सर्च कंसोल अकाउंट मैंने खोल रखा है। एक बार इस पेज को मैं रिफ्रेश कर दूं तो फिलहाल अभी तक जो मेरी ऑफिशियल वेबसाइट है websoftglobal.com, इस पर कोई भी स्ट्राइक वगैरह नहीं आई है, मुझे कोई नोटिस भी रिसीव नहीं हुआ है और यहाँ परफॉर्मेंस में भी मुझे कोई मतलब कमी नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ अगर आप देखोगे ना, देखो 7 मार्च को क्लिक्स भी 380 के आसपास हैं और 3000 का इंप्रेशन भी गया, मतलब सर्च रिजल्ट में अच्छा खासा इंप्रेशन जा रहा है। आज 9 मार्च है जिस वक्त मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अभी तक फिलहाल मेरी वेबसाइट पर कोई भी दिक्कत का सामना मैंने नहीं किया है। मे भी हो सकता है आने वाले टाइम में गूगल की तरफ से कोई नोटिस वगैरह आ जाए, क्योंकि भाई मैं भी एक ह्यूमन ही हूं, हो सकता है मैंने कोई मिस्टेक्स की हूं। अब 100% परफेक्ट काम तो मैं भी नहीं कर सकता, बट जो भी अगर इनकेस दिक्कत आती है तो उसे भाई फिक्स करेंगे, डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप और हम जेन्युइन तरीके से काम कर रहे हैं और इश्यूज आते हैं तो उसको फिक्स करना जरूरी है, ठीक है। अब गूगल कोर अपडेट मार्च 2024 के हिसाब से तकरीबन 40% ब्लॉग्स या वेबसाइट्स पे असर पड़ने वाला है। या तो वो डी रैंक कर दी जाएगी, मतलब सर्च रिजल्ट में बहुत नीचे रैंकिंग चली जाएगी, या उन्हें कंप्लीटली सर्च रिजल्ट से रिमूव कर दिया जाएगा। और ये सिर्फ 2 फैक्टर्स के ऊपर डिसाइड किया जाएगा, लो क्वालिटी कंटेंट और स्पैमी कंटेंट। तो मैं आपको रियल एग्जांपल से समझा देता हूं लो क्वालिटी कंटेंट क्या है और स्पैमी कंटेंट क्या है। लो क्वालिटी कंटेंट को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला है थिन कंटेंट, पेजेस विद वेरी लिटिल कंटेंट लाइक शॉर्ट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस विद बेयरली एनी डिटेल्स। मान लीजिए आपने DJI माइक के बारे में एक आर्टिकल लिखा है, आपने ज्यादा कंटेंट नहीं लिखा वहां पे, इस प्रोडक्ट को ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया, सिर्फ प्रोडक्ट की इमेज लगा दी है, प्रोडक्ट का टाइटल डाल दिया, 2-4 लाइन में आपने एक्सप्लेन कर दिया कि भाई ये माइक क्यों बेहतर है और सीधा आपने बाय नाउ का लिंक लगा दिया। ये थिन कंटेंट कहलाएगा। अगर आप कोई भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में या किसी भी चीज के बारे में, तो आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। अब शॉर्ट में कोई भी चीज नहीं चलेगी। दूसरा है AI जनरेटेड कंटेंट। मान लीजिए चैट जीपीटी से आपने एक आर्टिकल लिखवाया, गिव मी लिस्ट ऑफ 5 बेस्ट लैपटॉप्स फॉर स्टूडेंट्स, तो चैट जीपीटी भाई 5 लैपटॉप्स की लिस्ट निकाल देगा, वो भी रैंडमली निकालेगा, ठीक है। आपने सीधा कॉपी पेस्ट कर दिया अपने ब्लॉग के ऊपर। अब जो चैट जीपीटी आपको कंटेंट जनरेट करके देगा 5 लैपटॉप्स के बारे में, तो हर एक लैपटॉप को डिटेल में तो एक्सप्लेन करेगा नहीं, वो बस थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन दे देगा। आपको हर एक प्रोडक्ट को डिटेल में एक्सप्लेन खुद से करना पड़ेगा। हर एक प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन टेबल बनाओगे, वो लैपटॉप दूसरे लैपटॉप से क्यों बेहतर है आपको कंपैरिजन करके भी दिखाना पड़ेगा, और फिर आपको बाय नाउ लिंक पुट करना है। अक्सर लोग क्या करते हैं, सीधा चैट जीपीटी या AI टूल से कंटेंट लिखवाया और सीधा कॉपी पेस्ट कर दिया। जितने भी AI टूल से वो 100% परफेक्ट कंटेंट आपको लिख के नहीं देते हैं, इसलिए हमेशा आपको ह्यूमन टच देना होता है। हर एक वीडियो में मैंने आपसे यही चीज कही है, लेकिन अभी गूगल थोड़ा और स्ट्रिक्ट हो गया है। अब कोई भी कंटेंट अगर आप चैट जीपीटी या किसी भी AI टूल से लिखवाते हो तो आपको उसको ह्यूमन टच देना पड़ेगा, उसे और डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और डुप्लीकेसी तो बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए। थर्ड वन इज एफिलिएट कंटेंट विथ नो एक्सपर्टीज। अभी तक क्या होता था, लोग ब्लॉग सेटअप करते थे, किसी भी तरह का प्रोडक्ट प्रमोट करने लग जाते हैं। मान लीजिए आप Amazon एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो और इस आईफोन का आप बेसिकली एक आर्टिकल लिखते हो और वहां पे आपने आईफोन का एफिलिएट लिंक वगैरह पुट कर दिया है। फिर आपने दूसरा आर्टिकल लिखा, लैपटॉप का पुट कर दिया। तीसरा आर्टिकल लिखा आपने, माइक्रोफोन का पुट कर दिया। चौथा आर्टिकल लिखा आपने, मान लो कोई कुकिंग ऑयल का पुट कर दिया, ठीक। अब गूगल जब आपके ब्लॉग पे विजिट करेगा तो उसे समझ में आ जाएगा भाई इस बंदे का एक्सपर्टीज किसी एक फील्ड में है ही नहीं, ये सिर्फ एफिलिएट बेस्ड आर्टिकल्स लिखे जा रहा है एफिलिएट सेल्स जनरेट करने के लिए। तो यहां पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर कोई भी एफिलिएट प्रोडक्ट आप प्रमोट करने की सोच रहे हो तो पहले आपका उसमें एक्सपर्टीज होना चाहिए, क्योंकि ब्लॉग के ऊपर या वेबसाइट के ऊपर आप अबाउट अस पेज तो बनाते हो ना, उसमें आप लिखते हो कि आपका एक्सपर्टीज बेसिकली किस चीज के बारे में है। आप 10 तरह के आर्टिकल्स लिखोगे, 10 तरह के एफिलिएट प्रोडक्ट्स को प्रमोट करोगे और सब अलग अलग है, तो उस केस में यहां पर साफ साफ शो होता है कि आपका किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्टीज नहीं है। आप सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग के चक्कर में वो आर्टिकल लिख रहे हो और वो आपका लो वैल्यू कंटेंट में आ जाएगा। तो इसीलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आप ऐसा ब्लॉग स्टार्ट करो जो सिर्फ एक ही टॉपिक से रिलेटेड हो। एक माइक्रोनिश ब्लॉग ही आपको स्टार्ट करना चाहिए। अगर आपको नहीं मालूम है माइक्रोनिश ब्लॉग कैसे बनाते हैं तो ये डिटेल वीडियो आप जाकर देखिएगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एंड लास्ट वन इज स्क्रैप्ड कंटेंट। स्क्रैप्ड कंटेंट भी लो वैल्यू कंटेंट में आता है। इसका मतलब क्या है, रियल एग्जांपल से समझाता हूं। कई बार लोग लिखना नहीं जानते हैं, ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं बट उन्हें पता नहीं क्या लिखना है, तो वो दूसरे ब्लॉग का एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपको एक आर्टिकल लिखना है, हाउ टू कुक मूंग दाल हलवा एट होम, ठीक है।
ये आपने गूगल पे डाला, कई सारे ब्लॉग रैंक कर रहे हैं, आपने एक ब्लॉग का पूरा कंटेंट उठाया, कॉपी पेस्ट कर लिया, देन आफ्टर आपने अगले का जो आर्टिकल है उसके एक एक वर्ड्स को अपने वर्ड्स में कन्वर्ट कर दिया और आपको लग रहा है आपने 100% ओरिजिनल कंटेंट बनाया है। गूगल आपसे ज्यादा शाना है। अब गूगल जितने भी आर्टिकल्स आपने लिखे हैं ना उन सबको रीड करता है, या दूसरे ने आर्टिकल जो लिख रखे हैं उसको रीड करता है, उसका मीनिंग क्या निकल रहा है वो भी समझता है। अगर आपका और अगले बंदे का जो आर्टिकल है मीनिंग ऑलमोस्ट मैच कर रहा है, बिल्कुल क्लोजली मैच कर रहा है, तो वो समझ जाएगा कि आपका वो ओरिजिनल कंटेंट नहीं है। डुप्लीकेसी की बात नहीं कर रहा हूं, वो ये समझ जाता है कि आपका ओरिजिनल जनरेटेड कंटेंट नहीं है और ये भी लो वैल्यू कंटेंट में आ जाएगा। और शायद यही एक बहुत बड़ा रीजन है कि मोस्टली लोगों को गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल पाता है, लो वैल्यू कंटेंट का एरर आखिर आ ही जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है। आपको हमेशा अपना खुद का 100% जेन्युइन कंटेंट ही जनरेट करना चाहिए। अब बढ़ते हैं स्पैमी कंटेंट की तरफ कि स्पैमी कंटेंट गूगल की नजर में असल में क्या है। इसे भी मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले कीवर्ड स्टफिंग पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं कि स्पैमी कंटेंट कैसा कंटेंट होता है। मान लीजिए एक वेबसाइट है जो शूज सेल करती है, जूते सेल करती है, उन्होंने आर्टिकल लिख रखा है अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में और बार बार वो ऐसा कुछ कीवर्ड यूज करते हैं, बाय डिस्काउंटेड शूज, चीपेस्ट शूज एवर, मतलब इस तरह कीवर्ड यूज कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं मैनिपुलेटिव है। अगर बंदा कोई चीपेस्ट शूज एवर लिख रहा है या चीपेस्ट शूज ऑनलाइन लिख रहा है, चीपेस्ट का मतलब क्या होता है? इंटरनेट पे सबसे सस्ता, तो क्या वो जूता सबसे सस्ता है क्या? नहीं है ना, तो ये मैनिपुलेटिव हो गया। इस तरह के कीवर्ड्स को अपने कंटेंट में आपको नहीं रखना है, जेन्युइन कंटेंट रखना है। यूजर को आप मैनिपुलेट नहीं करोगे, आप कह कुछ और रहे हो, मतलब कुछ और निकल रहा है और रिजल्ट कुछ और आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है हिडन टेक्स्ट। कई बार लोग क्या करते हैं, कीवर्ड स्टफिंग करने के टाइम पे नहीं, कीवर्ड्स को वाइट फॉन्ट कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो यूजर को दिखाई नहीं देता है, बट वो सर्च इंजन के हिसाब से सोचते हैं कि इस तरह के ट्रिक अपनाऊंगा मैं, ज्यादा से ज्यादा बार अगर कीवर्ड मेरे कंटेंट में आएगा तो मेरा आर्टिकल रैंक करेगा। अभी ये सब कुछ नहीं चलने वाला है। अगर आप कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स यूज कर रहे हो कीवर्ड स्टफिंग में, कीवर्ड का जो फॉन्ट कलर है वो आपने चेंज कर दिया, बैकग्राउंड मैच कराने के लिए व्हाइट कर दिया है, ब्लैक कर दिया, तो ये सब कुछ नहीं चलेगा। जेन्युइन तरीके से ही आपको जितनी बार कीवर्ड यूज करना चाहिए, आपको लग रहा है कि यहां पे इस जगह पर मेरा कीवर्ड आना चाहिए, बस वहीं आप कीवर्ड रखो। या आप दूसरा तरीका ये भी यूज कर सकते हो कि आप उस कीवर्ड का रिलेटेड कीवर्ड यूज कर लो, वो ज्यादा अच्छा है, तो मल्टीपल कीवर्ड्स के लिए आपका आर्टिकल रैंक कर जाएगा। थर्ड पॉइंट है डोरवे पेजेस। अक्सर ये चीज आपने देखी भी होगी। आप मान लो सॉन्ग्स डाउनलोडिंग की वेबसाइट पे जाते हो, अक्सर आपने देखा होगा ना, जब भी आप डाउनलोड बटन पे क्लिक करते हो एक नया वेब पेज ओपन हो जाता है, फिर दोबारा आपको उस पेज को क्लोज करना पड़ता है, फिर आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे, फिर कोई दूसरा पेज ओपन हो जाएगा, फिर थर्ड टाइम जब आप क्लिक करते हो तब आपका सॉन्ग डाउनलोड होता है। ऐसा केस सॉफ्टवेयर के साथ में भी होता है। तो इस तरह की जो वेबसाइट है ना, मिसलीड कर रही है, यूजर को दूसरे पेजेस पे रीडायरेक्ट कर रही है। अब ऐसी वेबसाइट या ऐसे ब्लॉग्स या ऐसे लिंक्स भी स्पैमी लिंक या स्पैमी कंटेंट में ही आते हैं। जितने भी लोग अभी तक होशियारी करते थे कि वो क्लिक करने पे यूजर को दूसरे वेब पेज पे भेज दिया करते थे, अब ऐसा नहीं चलने वाला है। तो डोरवे पेजेस को भी अब स्पैमी कंटेंट में ही कंसीडर किया जाएगा। एंड लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज रीपर्पस्ड एक्सपायर्ड डोमेन्स। अब ये एक्सपायर्ड डोमेन्स क्या होता है ये तो हम सभी जानते हैं। किसी बंदे ने पहले कभी कोई डोमेन नेम खरीदा, उसने थोड़ा बहुत काम किया उस डोमेन पे, वेबसाइट वगैरह बनाई, बट अनफॉर्चुनेटली वो उस डोमेन को रिन्यू नहीं कर पाया। अब हमने उस डोमेन नेम को खरीद लिया है, उस पर अपनी वेबसाइट एस्टैब्लिश कर ली है, तो वो जो डोमेन नेम था वो एक्सपायर्ड डोमेन कहलाता है। उसका प्रीवियस बैकलिंक वगैरह हम यूज कर सकते हैं। अब रियल एग्जांपल से समझते हैं कि आप रीपर्पसिंग एक्सपायर्ड डोमेन्स क्यों नहीं करोगे और ये नेगेटिवली इंपैक्ट होगा गूगल कोर अपडेट मार्च 2024 से। मान लीजिए एक डोमेन नेम था xyzgardening.com, ठीक है। ये डोमेन नेम किसी ने पहले ले रखा था, उसने अपनी वेबसाइट वगैरह बनाई थी, गार्डनिंग से रिलेटेड उसने काफी सारा कंटेंट भी पुट किया था, कई सारे डिफरेंट गार्डनिंग वाली वेबसाइट से उसको बैकलिंक से मिले हुए थे। अनफॉर्चुनेटली वो बंदा अपना डोमेन नेम रिन्यू नहीं करवा पाया। अब किसी ने उस डोमेन नेम को expireddomains.net से खरीद लिया, उसने देखा भी कि इस डोमेन नेम के ऊपर तो यार काफी ज्यादा बैकलिंक्स वगैरह बने हुए हैं, काफी पुराना डोमेन नेम है, तो क्यों ना इसके बैकलिंक का मैं फायदा उठा लूं। उसने xyzgardening.com डोमेन नेम को खरीद लिया। अब उसने गार्डनिंग से रिलेटेड तो कंटेंट नहीं पब्लिश किया, उस डोमेन के ऊपर उसने एक ब्लॉग सेटअप किया, उस पर सेलिब्रिटीज के बारे में लिखने लग गया। अब एक चीज आप यहां पर देखो, डोमेन नेम गार्डनिंग से रिलेटेड है, बैकलिंक्स भी गार्डनिंग वाली वेबसाइट से मिल रहे थे, पर बंदा लिख किसके बारे में रहा है? सेलिब्रिटीज के बारे में लिख रहा है, जो टोटली इररिलेवेंट है डोमेन नेम से भी और डोमेन के क्वालिटी बैकलिंक से भी। तो इस तरह का जो आप रीपर्पसिंग लोग करते हैं ना, एक्सपायर्ड डोमेन्स ले करके कुछ भी उस पर पब्लिश करना शुरू कर दिया, अभी गूगल कोर अपडेट से ऐसे डोमेन्स को बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला और नेगेटिव इफेक्ट होने वाला है। तो जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं स्पैमी कंटेंट से रिलेटेड या लो वैल्यू कंटेंट से रिलेटेड, इन सभी चीजों को आप अवॉइड करोगे तो आपका ब्लॉग या आपकी वेबसाइट गूगल कोर अपडेट मार्च 2024 से बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होने वाली है। अगर अभी भी कोई ऐसी चीज रह गई है जो आपको समझ में नहीं आ रही है, कोई क्लैरिफिकेशन अगर आप लेना चाहते हो तो मुझसे कमेंट में पूछ लेना। 24 घंटे
पर्सनली मैं आपको रिप्लाई करूंगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके काम का था। अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आना हुआ और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करो जिन्हें गूगल कोर अपडेट के बारे में जानकारी लेनी है। मिलते हैं अगले वीडियो में।